हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जामिनेशन एस्पेक्ट से भी और नीट एस्पेक्ट से भी। 2023 में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस है, यानी कि 20 मार्क्स का वेटेज रहा 2023 के नीट एग्जाम में। तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होने वाला है ये कितना ज्यादा वेटेज रखता है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब क्योंकि कुछ डिलीशंस भी हुई हैं नीट के सिलेबस में, और इस चैप्टर के पुराने पैटर्न यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो पेपर्स देखोगे तो आप देख पाओगे कि कलेक्टिवली 5 to 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से कम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक जो लेते हैं वो है मेंडेलियन जेनेटिक्स का। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करूंगी जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बेसिक क्लियर है तो आगे की चीजें समझ आ जाएंगी। तो चैप्टर का नाम पहले देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी कि ये दो टर्म्स हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इन्हीं के प्रिंसिपल्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है। तो इन दोनों टर्म्स को जान लेते हैं पहले। तो इनहेरिटेंस को जानने के लिए हमें हेरिडिटी टर्म को जानना पड़ेगा। हेरिडिटी टर्म रिप्रेजेंट करती है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जा रही है, उसके ट्रांसमिशन को हेरिडिटी कहा जाता है। लेकिन उसके ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन्स। ये चीज अभी हम जानते हैं कि जीन्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, लेकिन ये चीज हमें पहले नहीं पता थी। जब मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जब उन्होंने काम किया तब हमें ये टर्म नहीं पता थी और इनके बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो उन्हीं के रिसर्च की हेल्प से हम इन जीन्स के बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके के हैं, क्या नेचर रखते हैं। तो हेरिडिटी इसी के ट्रांसमिशन के बारे में बात करती है, लेकिन जो ट्रांसमिशन होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस और मैकेनिज्म फॉलो करके होता है। तो जो पूरा प्रोसेस है हेरिडिटी का, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स का, उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस मींस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, और इसी के प्रिंसिपल्स के बारे में हम जानेंगे। लेकिन जब ट्रांसमिशन होता है, आपने एक चीज देखी है, कभी भी दो सिबलिंग्स आपस में सेम नहीं होते। एक ही पेरेंट के ऑफस्प्रिंग है बट स्टिल सेम नहीं है। ह्यूमन स्पीशीज में जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे कुछ ना कुछ डिफरेंस रखते हैं आपस में। आप उनके फेस से ही एनालाइज कर सकते हो कि उनके कैरेक्टर्स, फीचर्स कितने डिफरेंट है। ठीक है, उनका वॉइस, उनका टोन, उनके फेशियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उनका हेयर का नेचर, हेयर कलर, आई कलर, कितना डिफरेंस रहता है। तो वो सारी चीजें, जो सेट ऑफ डिफरेंसेस आप देख पाते हो, उन्हें वेरिएशन कहा जाता है कलेक्टिवली। तो हम इस वेरिएशन टर्म के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये वेरिएशन जो है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और अल्टीमेटली हम ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में ये चीजें हेल्प करती है। तो सेट ऑफ डिफरेंसेस जो कि आप एक स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देख पाते हो, एक पेरेंट के ऑफस्प्रिंग्स में देख पाते हो, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग्स में जो डिफरेंस देख पाते हो, वो सारे कलेक्टिवली कहे जाते हैं वेरिएशन। ठीक है, अब वेरिएशन जो है लाइफ टाइम में भी कुछ वेरिएशन एक्वायर की जा सकती है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो है क्रॉसिंग ओवर का, जो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम इस मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। सेल साइकिल एंड डिवीजन के टाइम पे इसके बारे में बात करेंगे, और लाइफ टाइम में भी कुछ चेंजेस एक्वायर की जा सकती है म्यूटेशन की हेल्प से। तो वेरिएशन जो है वो जीन्स में आती है, चेंजेस जीन्स में आती है, और अल्टीमेटली हम देख पाते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स में देख पाते हैं। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स में कैसे आते हैं, यानी कि जो जीन के पास इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो रही है तो हमारे फीचर्स में कैसे एक्सप्रेस होते हैं? वो इस तरीके से कि डीएनए जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स। डीएनए जो है वो सेगमेंट से बना हुआ है, और वो सेगमेंट्स क्या है बेटा? उन सेगमेंट्स को कहा जाता है जीन्स।
तो डीएनए के सेगमेंट्स को जीन्स कहा जाता है। अगर ये डीएनए है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं हम बायोमोलिक्यूलर लेवल पे डीएनए का। इस स्ट्रक्चर में छोटे छोटे सेगमेंट, लाइक से ये सेगमेंट है, ये जीन है, दूसरा ये सेगमेंट है, ये जीन है, ये सेगमेंट है, ये जीन है। तो डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स, कोई जीन जो है वो लेट्स से 50 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा, कोई जीन है 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। अलग अलग लेंथ हो सकती है, बट सेगमेंट बाय सेगमेंट जीन अरेंज होते हैं। तो जीन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट है। तो डीएनए क्या करेगा? डीएनए क्या करता है, अल्टीमेटली आरएनए में कॉपी हो जाता है। डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आरएनए में कॉपी होगा और अल्टीमेटली प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आरएनए से प्रोटीन बनेगा और एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो प्रोटीन क्या होते हैं? हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, हमारे हेयर में प्रोटीन है, स्किन में प्रोटीन है। उसके बाद हम बात करें हार्मोन एंड एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के फंक्शन रेगुलेट करते हैं, वो प्रोटीन है। तो सारा ही काम यानी कि स्ट्रक्चर बनाना हो, फंक्शन करवाना हो, तो प्रोटीन ही है। तो एक्सप्रेशन जो है वो इन्हीं की वजह से आ रहा है, जिसको कोड किसने किया? डीएनए ने, आरएनए के थ्रू। तो डीएनए जो है उसमें अलग अलग तरह के जीन्स हैं जो कि कहे जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। और वही डीएनए ने क्या किया? प्रोटीन बना के अल्टीमेटली एक्सप्रेशन करवाया। और क्या आया हमारे पास? फिजिकल कैरेक्टर्स आए, यानी कि फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि सेट ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स। फिनोटाइप डिपेंडेंट होता है जीनोटाइप पे। जैसे जीन्स का अरेंजमेंट होगा वैसे ही फिजिकल कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट होगा, है ना। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप अगेन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, कैसा अरेंजमेंट लिया जीन्स ने। फिनोटाइप यानी कि फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल फीचर्स जो जीन की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डीएनए ने डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाया, आरएनए के थ्रू बनाया। आरएनए भी डायरेक्टली बॉडी में, सेल में प्रेजेंट हो सकता था, बट डीएनए जो है वो बहुत अच्छा स्टोरेज मॉलिक्यूल है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल है आरएनए से, इसलिए उसको स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह यूज किया जाता है। बट जब कॉपी बनानी हो प्रोटीन की तो आरएनए बीच में रहता है और अल्टीमेटली प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन देता है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट टर्म्स जो हमें डिस्कस करनी थी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब हम बात करेंगे डीएनए, उसके न्यूक्लियस में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक्टिव सेल में, और डिवाइडिंग स्टेज में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पूरे एंटायर चैप्टर में और उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी हम क्रोमोसोम का नाम बहुत बार लेंगे। क्रोमोसोम टर्म ज्यादा यूज की जाती है जब हम जीन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से जेनेटिक अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम में, क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या होते हैं होमोजाइगस ट्रेट्स। तो वो सारी चीजें पहले जानना जरूरी है। ठीक है, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो ये है डीएनए। अब ये डीएनए जो है ये बहुत लॉन्ग होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब न्यूक्लियस में इसको पैक करना कोई इजी टास्क नहीं है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, कुछ प्रोटीन्स की हेल्प ली जाती है और अल्टीमेटली इस डीएनए को बहुत ज्यादा कॉइल करके उन प्रोटीन की हेल्प से न्यूक्लियस के अंदर पैक कर दिया जाता है। तो आपको जब भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए देखना होगा वो इसी तरीके से थ्रेड लाइक बीडेड अरेंजमेंट में दिखेगा। ऐसे लगेगा कि थ्रेड के ऊपर बीड्स अरेंज्ड हैं, इस तरीके से। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो बीडेड अरेंजमेंट में होते हैं और हमेशा एक्टिव सेल में डीएनए इसी फॉर्म में दिखेगा। तो एक्टिव सेल यानी कि जब वो प्रोटीन्स बना रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और अल्टीमेटली फंक्शन कर रहा है, तो एक्टिव सेल में इसी फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट रहेगा। अब अल्टीमेटली जब सेल को डिवाइड करना है तो इतने टैंगल्ड स्ट्रक्चर को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना क्या इजी है, क्योंकि डीएनए जो है वो एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे डीएनए आपस में कॉइल्ड हुए हैं, पैक्ड हुए हैं, टैंगल फॉर्म में अरेंज हुए हैं। तो उनको सेपरेट करना और एक इवन फॉर्म में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सेल इक्वल पार्ट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिवाइड करके 2 सेल्स को दे सके। ठीक है, 2 या 4 सेल्स ड्यूरिंग मियोसिस,
तो इक्वली डिवाइड करना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसकी और कॉइलिंग और कंडेंसेशन की जाती है। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे आप कहते हो क्रोमोसोम। सो दिस इज क्रोमोसोम, जो डीएनए और प्रोटीन की कॉइलिंग की वजह से बनता है। सो दिस इज द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, जिसमें ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है जो बीच में सेंट्रोमेरिक पोजीशन पे जुड़ी हुई है। सो दिस इज सेंट्रोमेयर। और क्रोमोसोम की आर्म्स को क्रोमैटिड आर्म्स कहा जाता है, और क्योंकि ये आर्म्स सेम है और सेंट्रोमेरिक पोजीशन पे जुड़ी हुई है आपस में एक ही क्रोमोसोम में, तो इसीलिए सिस्टर क्रोमैटिड्स है दोनों। ठीक है, तो आर्म को क्या कहा जाता है, क्रोमैटिड। अब ये फॉर्म कब बन रही है, ये फॉर्म यानी कि क्रोमोसोम तब बनता है जब डिवाइडिंग सेल हो। ठीक है, मेटाफेज, सेल साइकिल के मेटाफेजिक स्टेज में सबसे अच्छे से एनालाइज किया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम तब सबसे कंप्लीटली कंडेंस हो चुका होता है। ठीक है, तो डिवाइडिंग सेल में इसी फॉर्म में रहेगा जेनेटिक मटेरियल। नाउ हमने बात की थी कि डीएनए जो है उसके सेगमेंट को जीन्स कहा जाता है। अब क्रोमोसोम में कैसे दिखेंगे, तो क्रोमोसोम में आप देख पाओगे यहां पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है डीएनए अरेंजमेंट को, और अल्टीमेटली वहां पे उन सेगमेंट्स को जीन कहा जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स सेगमेंट्स हैं, ये जीन्स हैं। और कोई भी जीन जो होगा ना वो क्रोमोसोम में, जैसे ह्यूमन की बात करें, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन एक ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 2 में है, तो दूसरे ह्यूमन में या सब ह्यूमंस में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन उसी पोजीशन पे होगा, उसी क्रोमोसोम नंबर 2 की उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, हम घर उठा के नहीं लेके जा सकते ना कहीं पे, वैसे ही जीन का भी एक अपना पोजीशन और एक अपना एड्रेस होता है। जीन कभी भी एक स्पीशी में अलग अलग जगह पे नहीं होता, कॉमन एड्रेस रहता है जीन का। हम कोई भी डिजीज पे, जीन पे रिसर्च करना चाहते हैं, डिजीज फिगर आउट करना चाहते हैं, जेनेटिक डिजीज, तो हमें उस जीन को उसी पोजीशन पे ढूंढना है, हमें पता है कौन सा जीन किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो क्या है, जीन का अपना एड्रेस होता है, यानी कि लोकस होता है, उसके एड्रेस को लोकस कहा जाता है। ठीक है, सो लोकस इज द एड्रेस ऑफ द जीन। तो हमें पता है किस क्रोमोसोम में कहां पे जीन मिलेगा। सो इस तरीके से अरेंजमेंट है डीएनए का। तो क्रोमोसोम को थोड़ा सा ना और समझना पड़ेगा, यानी कि हमारी बॉडी में ना क्रोमोसोम पेयर में क्यों होते हैं, तो बात करते हैं उस बारे में। अब ये है एक क्रोमोसोम, हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, तो ये है उसी का दूसरा पेयर। तो वो क्रोमोसोम जिसमें आर्म लेंथ, सेंट्रोमेरिक पोजीशन और पर्टिकुलर पोजीशन में सेम कैरेक्टर के जीन्स हो, उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। सो दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर इस क्रोमोसोम में इस पोजीशन पे लेट्स से हाइट का जीन है, तो इसके होमोलॉग में सेम पोजीशन पे हाइट का ही जीन होगा। इधर आई कलर का है तो इधर आई कलर का होगा, इधर हेयर कलर का है इधर भी हेयर कलर का होगा, ऐसे सेम अरेंजमेंट रहेगा। यानी कि जिस पोजीशन पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन है दूसरे क्रोमोसोम में, उसके होमोलॉग में उस पोजीशन पे उसी कैरेक्टर का जीन होगा, तो इसीलिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहे जाते हैं। तो अभी पेयर में क्यों है, ठीक है, अब इनके बारे में बात करेंगे। पेयर में क्यों है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जीन्स की सब फॉर्म्स को समझना पड़ेगा। तो जीन जो है उसकी सब फॉर्म्स है, जिन्हें कहा जाता है अलील्स, इसे अलील्स कहा जाता है। तो अलील्स होते हैं दो तरह के, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। क्या क्यों कहा जाता है डोमिनेंट या क्यों कहा जाता है रिसेसिव, इस पे भी आते हैं। बट ये दो सब फॉर्म्स जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, एक फॉर्म यहां पे प्रेजेंट होती है, एक फॉर्म यहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो फॉर्म सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। मैं पहले बता दूं, डोमिनेंट अलील को हम हमेशा
कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव एलील को हमेशा हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रोमोसोम में सेम फॉर्म भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, यानी कि लेट्स से यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल ए है तो दूसरे आई कलर के लिए कैपिटल ए है तो आई कलर के लिए यहाँ पे कैपिटल ए बी हो सकता है, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू है तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है, यानी कि सेम सब फॉर्म्स भी हो सकती है, डोमिनेंट डोमिनेंट या फिर रिसेसिव रिसेसिव या फिर डोमिनेंट रिसेसिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे स्मॉल सी होगा, यहाँ पे कैपिटल ई है, यहाँ पे कैपिटल ई होगा, यहाँ पे कैपिटल एक्स है, यहाँ पे स्मॉल एक्स होगा, तो कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से डोमिनेंट या रिसेसिव, डोमिनेंट डोमिनेंट या रिसेसिव रिसेसिव दोनों फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। तो दो अलील्स जो है उनको पास में रखने के लिए, यानी कि उनको पास में रखने के लिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि होमोलॉग प्रेजेंट रहता है। अब ये भी तो हो सकता था कि दोनों एलील एक ही क्रोमोसोम पे अरेंज हो, अब ये क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, तो वेरिएशन लाने के लिए क्या होता है, कई बार गैमीट फॉर्मेशन में कुछ गैमीट्स ऐसे बनेंगे जिसमें ये वाला क्रोमोसोम होगा, कुछ गैमीट्स ऐसे बनेंगे जिसमें ये वाला क्रोमोसोम होगा, क्योंकि कभी भी हमारे पास दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं जाते गैमीट में, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हाफ हाफ हो जाते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम का ये वाला फॉर्म, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, क्रोमोसोम जो है गैमीट्स का हिस्सा बनेगा, कई केसेस में ये वाला क्रोमोसोम बनेगा, फ्यूजन किस गैमीट का होता है उस पर डिपेंड करता है कि कैरेक्टर्स कैसे आएंगे। सो इस तरीके से अलील्स जो है वो क्रोमोसोम पे अरेंज होंगे, इसी रीजन से वो अलग अलग है क्रोमोसोम्स पे, ताकि इजी सेग्रीगेशन हो सके गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, और बदले में थोड़ी वेरिएशन भी आ जाती है, अलग अलग सब फॉर्म्स जो है वो अरेंज होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं यही से कनेक्ट करके डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज ऑफ हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस अरेंजमेंट। हेटेरोजाइगस allelic arrangement and homozygous allelic arrangement। तो अभी हमने होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़ा, यहाँ पे हम हेटेरोजाइगस कंडीशन पढ़ रहे हैं। होमोलोगस टर्म क्रोमोसोम के साथ यूज हो रही है, हेटेरोजाइगस टर्म जो है वो allelic अरेंजमेंट के हिसाब से यूज होगी। तो हेटेरोजाइगस में क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की, कैपिटल अल्फाबेट से डोमिनेंट, स्मॉल लेटर से हम, स्मॉल अल्फाबेट से हम रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी एग्जाम्पल को यूज करके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले तो हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील के साथ पेयर करके एक्सप्रेशन देता है, यानी कि एक क्रोमोसोम में कैपिटल यानी कि डोमिनेंट अलील हो और उसके होमोलॉग के ऊपर उसी कैरेक्टर के लिए रिसेसिव अलील हो और दोनों साथ मिलकर काम करे, तो ऐसी कंडीशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। अब ऐसे केस में दो अलग अलग फॉर्म्स है, यानी कि कैपिटल टी अगर टॉल हाइट को कंट्रोल कर रहा है और स्मॉल टी ड्वार्फ हाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो उस केस में हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो भी एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट होगा और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव होगा। तो लेट्स से इस केस में, जैसे हम प्लांट के केस में, पी प्लांट के केस में बात करते हैं, तो इस केस में अगर टॉलनेस जो है वो आई, यानी कि कैपिटल टी का कैरेक्टर आया, तो मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है, क्योंकि रिसेसिव डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव आपस में पेयर करके क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं। और होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, होमोजाइगस कंडीशन में या तो दोनों अलील्स डोमिनेंट होते हैं या तो दोनों रिसेसिव होते हैं। तो या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या तो दोनों रिसेसिव फॉर्म्स होंगी, यानी कि इस क्रोमोसोम में अगर स्मॉल ए है तो दूसरे क्रोमोसोम में उसी कैरेक्टर के लिए वही रिसेसिव वाला अरेंजमेंट स्मॉल ए होगा। कैपिटल सी है तो यहाँ पे भी कैपिटल सी होगा। तो या तो दोनों डोमिनेंट या तो दोनों रिसेसिव, ऐसी कंडीशन को होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है, होमोजाइगस अलीलिक अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो होमोजाइगस के केस में ऑब्वियसली
दोनों सेम है तो अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर लेंगे, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में चैलेंज होता है कि किसका एक्सप्रेशन आएगा। तो जो कोई एक एक्सप्रेस कर लेता है वो डोमिनेंट कहा जाता है, जो नहीं कर पाता वो रिसेसिव कहा जाता है। ठीक है, सो ये है कुछ बेसिक चीजें जो हम इस चैप्टर को यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स शुरू करने से पहले हमारा जानना जरूरी था। बट इतनी सारी चीजें जानने के लिए जो बेस बनाया वो मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं बनाया, हमें तो जीन्स के बारे में भी नहीं पता था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं ग्रिगर जॉन मेंडल के वर्क के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से काम किया और उनके काम को इतने टाइम तक रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया था और उनके क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, वो सब चीजें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं।